आज चैप्टर 3 कर रहे हैं भारत के भूगोल में, भारत के भौतिक प्रदेश। क्या कर रहे हैं? भारत के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। इसका मतलब, उच्चावच का मतलब ये होता है कि जो धरती है ना हमारी, मतलब पूरा देश है, वो एक समान समतल नहीं है। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर खाई हैं, कहीं पर अलग अलग वो है ना उच्चावच। भौतिक लक्षणों की विविधता यानी भौतिक लक्षण भी क्या है, देश के अलग अलग क्षेत्र में भौतिक लक्षण भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है। देश के लगभग 10.6, अब ये याद करना आपने, पर्वत कितने पर हैं? 10.6% भाग पर पर्वत हैं। पहाड़ियां कितने भाग पर हैं? 18.5% भाग पर क्या है, पहाड़ियां हैं। ये आपने अभी डेफिनेशन पढ़नी जब फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे होंगे। पर्वत की डेफिनेशन क्या है, पहाड़ियों की डेफिनेशन क्या है, ये इन सब की डेफिनेशन पढ़नी होती है हमें, कहा फिजिकल ज्योग्राफी में। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद कीजिए, 10.6% क्षेत्र पर पर्वत है, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं, 27.7% पर पठार हैं और 43.2% भाग पर क्या है, मैदान है। इतना क्लियर हो गया? तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्रम पूछेगा, वो फिर दोबारा सीक्वेंस पूछेगा आपसे कि क्या है इनका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है भारत में वो क्या है, पर्वत है, उसके बाद पहाड़ियां हैं, उसके बाद क्या है, पठार हैं और उसके बाद मैदान विस्तृत है। इतना क्लियर हो गया? मैच करने के लिए अगर देगा तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको, 10.6%, 18.5%, 27.7% और 43.2%। ये मैच करने के लिए देगा कि कितने कितने परसेंट क्या है, उच्चावच जो है हमारे वो कितने कितना परसेंट है। उच्चावच में सब आ गया, पर्वत आ गए, पहाड़ियां आ गई, पठार आ गए, मैदान आ गए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। स्तर, शैलक्रम, विवर्तनिक इतिहास प्रक्रमों तथा उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए, अगर थोड़ा अच्छा सा बना के लिख देंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में क्या करते हैं, विभक्त किया जा सकता है। हमें 250 शब्द निकालने होते हैं बड़े क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत ज़्यादा दे रखा है इन्होंने। तो जब हम करेंगे, कटिंग करेंगे, तो इतना ही लिख पाता है आदमी कि भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और नंबर 4, तटवर्ती मैदान है एवं द्वीपीय भाग। ठीक है। आप जो इंग्लिश मीडियम जिनका है वो आप अपने नोट्स में देखते रहें, सेम ऐसा ही होगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या बोल रहा है उसको, माउंटेनियस रीजन ऑफ द नॉर्थ। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। और तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग, कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड। कोस्टल प्लेन्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, खाली दिमाग का है कि उपरोक्त 4 प्रमुख स्थलाकृतियों का अधोलिखित 6 भूआकृति भूखंडों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। नंबर 2, उत्तरी भारत का मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल। नंबर 5, तटीय मैदान। और नंबर 6, द्वीप समूह। अब इनको अलग अलग पढ़ना है हमने, इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होगा, सबको अलग अलग पढ़ना है। लेकिन मैंने कहा जब एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, माना पीसीएस में बनता है 16 नंबर का क्वेश्चन, तो निकालना इसी में से है और कम मतलब थोड़ा थोड़ा निकालना है, ताकि 250 शब्दों में क्या हो जाए पूरा। और एक आपको भारत का मैप बनाकर दिखाना भी है। बिना भारत का मैप बनाए और उसको, जो ये जितने 6 रीजन है, अगर आप ये नहीं दिखाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पूरा मैप बनाना है, और अभी दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे उसमें। ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियां, हिम से आच्छादित चोटियां। आच्छादित मतलब ढकी हुई, हिमाच्छादित चोटियां, गहरा व कटाफटा धरातल, पूर्वगामी जल प्रवाह, पूर्वगामी जल प्रवाह,
पेचीदी भूगर्भीय संरचना और उपोष्ण अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य धरातलीय भूभागों से अलग करती है। फिर आपने ना थोड़ा उल्टा करके भी पढ़ना है इसको कि ये वाला जो भूभाग है ये अन्य क्षेत्रों से अलग क्यों है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं। तो इन सबको 1 2 मतलब लिखना नहीं है आपने 1 2 3 4, लेकिन अपने पॉइंट बना के याद करना है। नंबर 1 उच्च धरातल है, नंबर 2 हिमाच्छादित चोटियां हैं। भाई उच्च धरातल तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी है, क्या वहाँ बर्फ पड़ती है? नहीं पड़ती है। हिमालय पे क्या होती है? बर्फ पड़ती है ना। तो हिमाच्छादित चोटियां, गहरा हुआ कटा फटा धरातल, ये यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। पूर्वगामी जल प्रवाह, पेचीदी भूगर्भीय संरचना, उपोष्ण अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब टेम्परेट, शीतोष्ण मतलब टेम्परेट सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य धरातलीय भूभागों से अलग करती है। इस क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक मानव के शायद कदम भी नहीं पहुंचे होंगे। इतने घने जंगल हैं कई जगह पर जहां पर क्या है, मतलब ह्यूमन डिस्टर्बेंस या मानवीय क्रियाकलाप जीरो है जहां पर। ठीक है, चलिए। भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। ब्रह्मपुत्र या दिहांग भी बोलेंगे आप वहां पर अरुणाचल प्रदेश में उसको। पूर्व से पश्चिम दिशा में अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। फिर आपको इसकी लंबाई याद करनी पड़ेगी, लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 और कश्मीर में 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। मैंने बताया था आपको, गोंडवाना लैंड जब टकराया तो क्या थी उसकी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन थी, कल बताया था मैंने बोर्ड पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि इधर का भाग चौड़ा है इस तरफ का, लेकिन उस तरफ का भाग क्या है? मतलब कम चौड़ा है। यानी 150 किलोमीटर में ही आपका हिमालय पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार करने के लिए जो आपका कौन सा पंजाब हिमालय जो है उसमें आपको पार करने के लिए लगभग 400 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा? हवाई डिस्टेंस। ये ऐसे वाला डिस्टेंस नहीं है, ऐसे तो पता नहीं कितना हो जाएगा। ठीक है, मैं एक छोर से दूसरे छोर की बात कर रहा हूँ कि 400 किलोमीटर क्या है। ठीक है, यह फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है। देशांतर रेखाएं बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी हिमालय के इस कोने से और उस कोने तक कितना? 22 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे। कितने? 22 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो हिमालय का क्या है? 2400 किलोमीटर। समझ में आ गया? इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां 94 है, जिसमें से 92 चोटियां इसी पर्वतीय क्षेत्र में क्या है? अवस्थित। 92 यानी 94 में से 94 में से 92 चोटियां इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित हैं। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर याद करना आपने, जिस क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? विस्तृत है। ठीक है, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान फैला है। ध्यातव्य है कि इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई के साथ विविधता बढ़ती जाती है। क्या होती है? ध्यान देने वाली चीज क्या है कि इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई के साथ विविधता बढ़ती जाती है। इन लाइनों को खासकर क्या कीजिए? दिमाग में रखिए। यही पॉइंट क्या करेगा वो यूपीएससी जब करती है ना, क्वेश्चन बनाती है, एक पॉइंट ये भी दे देगा। क्या करेगा? एक पॉइंट ये भी देगा, बोलेगा कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई के साथ विविधता बढ़ती जाती है। वो आइस लाइन वाला क्वेश्चन बताया था मैंने कल कि भाई आइस लाइन जो है वो नीचे होनी चाहिए, कहाँ? पंजाब हिमालय में। लेकिन नीचे कहाँ तक है? मतलब थोड़ा डिस्टेंस तय करने के बाद हमें आइस लाइन मिल जाती कहाँ पर? कहाँ पर? जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है या जो आपका ईस्टर्न हिमालयन जो पार्ट है वहाँ पर आइस लाइन क्या है? काफ़ी नीचे मिलती है, जबकि इधर ऊपर मिलती है। जिसका कारण मैंने बताया था कि उस क्षेत्र में क्या है? वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो लगातार होती रहती है, तो बर्फ भी लगातार पड़ती रहती है।
यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से नजदीक होने के बावजूद भी आइस लाइन वहां पर क्या है, नीचे है, और 0 डिग्री से दूर होने के बाद भी आइस लाइन क्या है, ऊपर है उन पर्वतीय क्षेत्रों में। यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। इनको बनाने में दबाव की शक्तियों अथवा समानांतर भूगतियों यानी कंप्रेसिव फोर्सेस और टेंजेंशियल अर्थ मूवमेंट, दबाव की शक्तियां, कंप्रेसिव फोर्सेस, समानांतर भूगतियां, टेंजेंशियल अर्थ मूवमेंट। दरअसल ये सब जो शब्द है ना, आप इनसे परिचित हो जाइए, फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ने हैं सारे शब्द, इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लेन करना है आपने अपने आंसर को, ठीक है। का अधिक हाथ है, इनको बनाने वाली परतदार चट्टानें बहुत अधिक मुड़ और टूट, फोल्डेड और फॉल्टेड गई हैं। इनमें अनेक प्रकार के मोड़, ओवर फोल्ड्स, शाई मोड़, रिकम्बेंट फोल्ड्स, ग्रीवा खंडीय मोड़, नेप्स तथा उल्टी भ्रंसें, थ्रस्ट फॉल्ट्स पाई जाती हैं। यह पर्वत अभी भी निर्माणावस्था में है। इस बात का प्रमाण इस भूखंड में भूकंपों का निरंतर आते रहना है। यहाँ पर अनेक काल की समुद्रों में निक्षिप्त परतदार चट्टानें मिलती हैं। इस श्रेणी का ढाल तिब्बत की ओर नतोदर यानी कॉनकेव तथा भारत की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स प्रकार की है। मैंने बताया था आपको, अगर आप भारत की तरफ से हिमालय को देखेंगे तो कॉन्वेक्स है, तिब्बत की पठार की तरफ से देखेंगे तो कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है ना। तो उसके लिए हिंदी में जो शब्द वर्ड जो यूज किया उसने, नतोदर यानी कॉनकेव और उन्नतोदर मतलब कॉन्वेक्स। इतना समझ में आ गया। यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। इस हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां मिलती हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र हो गया। जबकि दक्षिण पूर्व में नागा, पटकोईबम, मणिपुर, अराकान योमा श्रेणियां मिलती। इतना क्लियर है, आगे बढ़िए। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो हिमालय के पार ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय यानी महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, नंबर 2 लघु और मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय। इसको हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। अधिकतर जो आपके हिल स्टेशंस हैं वो हिमाचल रेंज में ही पड़ते हैं, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, चाहे सिक्किम के हों, है ना। तो लघु व मध्य हिमालय, फिर बहिर हिमालय व शिवालिक हिमालय। कई बार तो इतना ही क्वेश्चन बोलता है कि बहिर हिमालय किसे कहा जाता है, आंसर शिवालिक रेंज को, ठीक है। चलो जी आगे, बहुत बढ़िया।